नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, बात करें आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं, वह होगा चैप्टर का नाम है समस्या समाधान। समस्या समाधान की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। यहाँ से आप सभी की ई एमआरएस की बात करें, साथ ही साथ बात करें सी टेट की बात करें, या फिर आप डीएसएसबी का पेपर देना चाहते हैं तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर बार एक क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आया हुआ है। ध्यान देंगे समस्या समाधान की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बच्चों को ध्यान दें कि हम कैसे, जब बच्चे के सामने समस्याएं आती हैं तो हम बच्चों को समस्या से कैसे उबारें, कैसे उसे समस्या जो उसके सामने आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे बच्चा सॉल्व कर पाए, इस पर हम सभी जोड़ देंगे। तो दोस्त, बात करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। सबसे पहले हम सभी जो थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, मतलब एक तरीके से फैक्ट चीजें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप सभी को समझना है और सीखना है। दोस्त, ध्यान देंगे तो हम सभी इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे समस्या समाधान विधि का महत्व पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे समस्या समाधान के सोपान क्या हैं, समस्या समाधान की विधियां क्या हैं। साथ ही साथ बात करेंगे समस्या समाधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी देख भी पा रहे होंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारी चीजें हैं जो चित्र के माध्यम से दर्शाई गई हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्त, कुछ इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। वह आप सभी के साथ कंप्लीट कोर्स होगा। साथ ही साथ बात करें 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे की क्लास आपको मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया, अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी संपर्क कर सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्त, हम सभी अब समझने वाले हैं, ये तो इन्फॉर्मेशन की बात थी। इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इससे आपको चीजें अपने पढ़ाई में सरलता मिलती है। साथ ही साथ बात करें समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करने वाले हैं। ध्यान देंगे दोस्त, इसमें से चर्चा करें तो इसमें लिखा है, जो लिखा गया है कि हर दिन हमारे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं हम। ये तो सीधी सी बात है, हर व्यक्ति, हर मनुष्य जो है हर दिन कोई ना कोई समस्या उसके सामने आती ही आती है। साथ ही साथ बात करें समस्या तथा, तो समस्या का समाधान करना हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है और आप जानते हैं कि समस्या उसे निराकरण करना हमारे जीवन का, जो हमारा मनुष्य रूपी जीवन मिला है, वह बात करें तो जो दैनिक जीवन है उसमें हम समस्याओं को पर डे सॉल्व ही करते रहते हैं। साथ ही साथ बात करें समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। क्योंकि सामाजिक मानसिक क्रिया की बात करें तो मानसिक क्रिया, क्योंकि आप जो समस्या का समाधान करते हैं वो अपने माइंड से करते हैं, मतलब अपने दिमाग, जिस प्रकार से आपका दिमाग कार्य करता है उसी हिसाब से क्या उस समस्या का समाधान आप कर लेते हो। साथ ही साथ बात करें क्योंकि इसमें व्यक्ति की बात, क्योंकि हमारे व्यक्ति इसमें व्यक्ति स्वयं के विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समाधान ढूंढने के नवीन क्या करता है, प्रयास करता है। तो कोई न कोई मानसिक रूप से हम क्या करते हैं, कुछ यूनिक तरीके से उस समस्या का समाधान हो जाए, इस पर हम जोड़ देते हैं। साथ ही साथ बात किया जाए दोस्त, कराकी गेट्स तथा अन्य के अनुसार कुछ डिफिनीशन है जो मनोवैज्ञानिकों ने अपने डिफिनीशन के थ्रू जो इस समस्या समाधान को परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। तो गेट्स एवं अन्य के अनुसार क्या कहा गया कि समस्या समाधान शिक्षण का एक क्या है, एक रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। मतलब एक कोई जो शिक्षण का क्या है, एक शिक्षण का एक रूप है जिसमें उचित स्तर पर हम क्या करते हैं, खोज करते हैं। साथ ही साथ बात करें गुड की डिफिनीशन है, उन्होंने क्या कहा, समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण स्थितियों के निर्माण द्वारा सीखने की ओर प्रेरित होता है। मतलब कुछ ना कुछ सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित होता है। साथ ही साथ बात करें, या एक ऐसी विशिष्ट विधि है, मतलब ऐसी एक विशिष्ट स्पेसिफिक जो मेथड है, कौन सा, समस्या समाधान को जो सॉल्व करते हैं, जिसमें लघु किंतु संबंधित समस्याओं के सामूहिक समाधान के माध्यम से एक बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसी बात कौन करता है, गुड की डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर में देखने को मिलता है। आगे दोस्त बात करेंगे, कह रहा है कि समस्या समाधान के सोपान पर हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने सोपान दिए हैं, चरण दिए हैं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। बात किया जाए लोफर्ट्स की और बोर्न के अनुसार एक समस्या समाधान का सोपान है, उनमें उन्होंने बताया था 3 सोपान बताए हैं। कितने सोपान बताए हैं,
3 सोपान उन्होंने बताए हैं। उसमें कहा कि सबसे पहले उन्होंने बताया प्रिपरेशन मतलब तैयारी करना। तो आप इसके बाद क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण, जो प्रस्तुतिकरण जिसे प्रोडक्शन बोलते हैं। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसका मूल्यांकन करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तैयारी, फिर प्रस्तुतिकरण, इसके बाद हम सभी इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम किसी चीज का जो हमें हमारे सामने समस्या आ रही है उसके लिए हम तैयार होंगे। उसके बाद जो समस्या से जुड़ी चीजें हैं उसको हम प्रस्तुत करेंगे। फिर हम मूल्यांकन करेंगे, भैया वो समस्या समाधान जो हम कर रहे थे, क्या वो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। अगर समस्या का मूल्यांकन करने का तात्पर्य इतना सा है कि हम एक मूल्यांकन की बात करें एक प्रक्रिया के रूप में लेते हैं, जो एक प्रोसेस चलती है, उस सभी उसमें हर भागों में मूल्यांकन होता ही होता है। आगे बात किया जाए तो कह रहा है कि मेल्टिन के अनुसार, मेल्टिन ने क्या कहा है, मैटलिन ने क्या कहा है समस्या समाधान के मुख्य 3 सोपान उन्होंने भी बताए हैं। उन्होंने 3 जो सोपान बताए हैं उसमें से मूल अवस्था जो आपका ओरिजिनल स्टेज है, उसके साथ साथ बताया कि नियम, आप किस नियम के थ्रू चलते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, लक्ष्य की प्राप्ति करते हो। तो ऐसा उन्होंने बताया। आगे बात किया जाए, ध्यान देंगे, कह रहा है कि जॉन ब्रासफोर्ड के तथा बेरिस्टोन ने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि समस्या समाधान के कितने 5 सोपान उन्होंने बताए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। कितने बताए उन्हें, उन्होंने भैया बताए हैं 5 सोपान बताए हैं। साथ ही साथ बात करें, जो संक्षेप में हम कह सकते हैं आइडियल को निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने कहा समस्या की हम क्या करते हैं, समस्या की हम पहचान करते हैं। अब भाई हमारे सामने, अगर आपके सामने या हमारे सामने कोई समस्या आए तो हम पहले समस्या को तो पहचानेंगे। बिना पहचाने हम कैसे चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले जब हमारे पास समस्या प्रॉब्लम आती है तो हम उसको पहचानते हैं, भैया किस प्रकार की समस्या है। इसके बाद बात किया जाए, उस समस्या को क्या करते हैं, समस्या को परिभाषित एवं प्रस्तुत करना। मतलब कहीं ना कहीं परिभाषित का तात्पर्य है कि उस समस्या को हम समझते हैं कि हम समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उससे जुड़े हुए जितने डेटा हैं, जो डाटा है, सारे की सारी चीजें हम देखते हैं कि भाई इस तरीके से सॉल्व हो सकता है या माध्यम हो सकता है। साथ ही साथ बात करें संभावित अभ्युरचनों का अन्वेषण करना। मतलब कह रहा है कि संभावित जो प्रयास है, संभावित जो उसके प्रॉब्लम को हम सटीक तरीके से सॉल्व करने का तरीका है, उसको हम क्या करते हैं, उसकी खोज करते हैं। इसके बाद बात करें उस जो अभ्युरचनों थे, जो उनके खोज के तरीके थे, उनका क्या करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं। मतलब क्रियान्वयन का मतलब है कहीं ना कहीं लागू कर देते हैं उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद करा कि क्रियान्वयन को देखना तथा मूल्यांकन करना। कहीं ना कहीं जो प्रोसेस, जो मेथड अपनाए हैं, जो मेथड क्रियान्वयन किया है, जो अप्लाई किया है, उस चीज को हम देखने का मतलब है कहीं ना कहीं उसका सर्वेक्षण करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं। तो इन्होंने, जॉन ब्रासफोर्ड तथा बेरिस्टोन ने 5 प्रकार से सोपान इसको डिफाइन किया है। तो पांचों जो आपके सामने है, कभी कभी क्रम से लगाने के लिए चीजें पूछ ली जाती हैं, तो फिर आपको समझते हुए चलना है। अभी जब आगे की क्लास में, अभी जब हम चीजों को देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन, पेडागोजिकल क्वेश्चन बनाए गए हैं, और ये तो एक तरीके से फैक्ट हैं जो आप सभी अदर एग्जाम देते हो, जहां पर फैक्ट जैसे क्वेश्चन, मतलब कि टू द पॉइंट चीजें पूछी जाती हैं, वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ यही क्या होता है, यही चरण होता है, यही स्टेज होता है, और इसी स्टेज से हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आगे बात किया जाए दोस्त, बात किया जाए तो समस्या समाधान की विधियों पर चर्चा कर लेते हैं। समस्या समाधान की विधियों की मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्किनर ने समस्या समाधान की मुख्य रूप से निम्नलिखित विधियों का क्या किया, वर्णन किया है। अब हम थोड़ा सा स्किनर की डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। स्किनर ने क्या कहा, समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। कहीं ना कहीं कहा, उन्होंने कहा कि एक जो है प्रारूप होता है, एक रूपरेखा होता है, एक पैटर्न होता है, और उस पैटर्न में क्या होती है, जिसमें सृजनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक चिंतन, जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है, पावर है, जनरेट होती है, तथा आप बात करें वह आपका जो तर्क है, रीजनिंग बेस्ड जो आप करते हो, तार्किक रूप से सोचते हो, वह क्या होते हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं। आगे दोस्त बात किया जाए, करा कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, या आप सभी से चीजें पूछी जाती हैं। कुछ विधियां हैं, जो विधियों की बात करें तो सूझ विधि है। जैसे समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात किया जाए तो उसमें से सूझ विधि है, जैसे सूझ विधि भी होती है। वैज्ञानिक विधि हमसे इस्तेमाल करते हैं। सूझ विधि तो आप जानते हैं, सूझबूझने की बात किया जाए वह किसने दिया है,
कोहलर ने दिया है। कोहलर की बात करें तो उन्होंने का उनका जो सिद्धांत था उसे हम एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसे अंतर्दृष्टि विधि बोल सकते हैं। अंतर्दृष्टि विधि भी क्या बोला जा सकता है? बोला जा सकता है। इसलिए इसे सूझबूझ को अंतर्दृष्टि विधि और कोहलर महोदय ने इसे दिया था। अब आगे बात करें, करा की अनसीखी विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम सारी चीजों पर एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ वैज्ञानिक विधि है और प्रयास एवं त्रुटि विधि की बात करें तो याद देने वाला व्यक्ति कौन था? आपका थॉर्नडाइक था। कौन था? थॉर्नडाइक था। अभी आगे बात किया जाए, कुछ विधियों पर देखेंगे। करा की अनसीखी विधि क्या है? अनसीखी विधि की बात करें जो अनलर्नड मेथड है, करा की इस विधि का प्रयोग निम्न कोट के प्रणालियों द्वारा किया जाता है। अनसीखी विधि की बात करें, जैसे आपको वह विधि सिखाई नहीं जाती है, आप अपने आप सीख लेते हो। जैसे बात किया जाए दोस्त, जब बच्चा छोटा होता है जन्म के समय, तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर, अगर बच्चे के ऊपर हम छोटा सा कोई, जैसे उसके ऊपर कभी कभी क्या है, बच्चा लेटा हुआ है, मच्छर लग रहे हैं या कुछ कोई चीज काट रहा है, तो हम उस बच्चे के ऊपर कपड़े उड़ा देते हैं, लगा देते हैं। और जब कपड़े लगा देते हैं तो उससे क्या होता है दोस्त, कि वह बच्चा अपने हाथ से, उसे गर्मी लगती है या कुछ भी होती है तो वह अपने हाथ से कपड़े को हटा देता है। क्या बच्चे को हमने सिखाया है कि भैया एक काम करो, तुम कपड़े को हटा दो? लेकिन बच्चा अपने आप क्या होता है, उस कपड़े को हटाता है, फिर आप उड़ाते हो, फिर हटा देता है। तो एक तरीके से क्या अनसीखी विधि में आती है। अब कह रहा है कि इस विधि का प्रयोग किया जाए तो निम्न कोट के प्राणियों द्वारा किया जाता है। आगे बात किया जाए, यह विधि जन्मजात प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। तो आप जानते हैं कि जन्मजात जो प्रवृत्तियां हैं, जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं, उसी से जुड़े हुए क्या है, संवेग। किसने बताया था? विलियम मैकडूगल ने बताया था। वहीं पर चर्चा किया जाए तो जन्मजात प्रवृत्तियों की जब आप चर्चा करते हैं तो करा कि यह चीजें क्या है, आपको जन्म के समय ही क्या हो जाती हैं, आपके सामने आपको प्रकृति के द्वारा मिलती हैं और उसी के हिसाब से आप क्या करते हो, कार्य करते हो। अगर बात किया जाए अनसीखी विधि को, करा की आदत जन्य व्यवहार विधि भी कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो मूल प्रवृत्तियां होती है आपकी आदत ही होती हैं, और इसीलिए जो आप बोला जाए आदत जन्य व्यवहार के नाम से अनसीखी विधि को जाना भी जाता है। आगे दोस्त बात करेंगे दूसरी नेक्स्ट विधि की। बात किया जाए जो प्रयास एवं त्रुटि की विधि है, प्रयास त्रुटि का विधि है, यह थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। आप जब जानते हैं थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी बोला जाता है, तो वहां का अलग चीजें हैं, अलग परिप्रेक्ष्य में बातें होती हैं, लेकिन उनका जो एक सिद्धांत था प्रयास और त्रुटि, जो ट्रायल एरर मेथड था, उस पर तो थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर हम प्रयास कर रहे हैं, त्रुटियां होती रहेंगी, प्रयास कर रहे हैं, त्रुटि हो रही है, सीखते चल रहे हैं, मतलब प्रयास त्रुटि होती रहती है। आप सभी प्रक्रिया या दोहराते रहते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, सीखता चलता है। इसीलिए यह जो मेथड दिया था थॉर्नडाइक ने महोदय ने दिया था। इसमें बात किया जाए इस विधि के संबंध में थॉर्नडाइक का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और बात किया जाए बिल्ली पर प्रयोग करके प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया था, और इसीलिए थॉर्नडाइक को जो प्रयोग किया वह बिल्ली पर। ध्यान दें, प्रयास त्रुटि का प्रयत्न और भूल विधि भी क्या कहते हैं, प्रयत्न और भूल विधि कहते हैं। जैसे आप कोई समस्या में फंसे तो इसका तात्पर्य क्या है कि प्रयास त्रुटि मेथड क्यों इसमें समस्या समाधान में लगाया गया। अब भाई समस्या समाधान, आपके पास समस्या आ गई, अब उसका हम समाधान करने वाले हैं। अब हम समस्या समाधान करने वाले हैं तो उसकी बात किया जाए कि हम, अगर मान लिया हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, हम समझ नहीं पा रहे कि हम समस्या का समाधान कैसे करें, अब हम शुरू कर दिए उस समस्या का समाधान करने, तो हम प्रयास करते रह रहे हैं, प्रयास करते रहे, त्रुटियां होती रही हैं, त्रुटियां चलती रही हैं, फिर प्रयास, फिर त्रुटि, तो एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोसेस में कन्वर्ट होने के बाद यह जो है आपका थॉर्नडाइक का या प्रयास और त्रुटि विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करें सूझ विधि, और सूझ विधि आप जानते हैं जो कोहलर महोदय ने दिया, जिसे अंतर्दृष्टि विधि भी कहते हैं, और इससे हम समझेंगे इस विधि का प्रयोग उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है। क्योंकि उच्च कोटि का मतलब प्राणियों की बात करें तो आपके दिमाग में जब एकाएक अचानक कोई चीजें आती है ना, तो फिर आप इसीलिए क्या कहते हो, इसे उच्च कोटि के प्राणियों के लिए कहते हो कि उच्च कोटि। क्योंकि छोटा बच्चा के दिमाग में तो नहीं आएगा, छोटे बच्चे के दिमाग में तो अनसीखी विधि है, अनसीखी विधि है, लेकिन जो बड़े व्यक्ति हैं, जो बड़े लोग हैं, मतलब ज्यादा एज हो गया, थिंकिंग पावर बढ़ गई है, अब उसमें एकाएक चीज आई भाई, हाँ ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है। इस विधि की बात करें, करा कि इस विधि में प्राणी पहले समस्या क्या क्या करता है, पूर्ण रूप से
समझता है। तो हम समस्या को पहले क्या करते हैं, देखिए कोहलर ने जो सिद्धांत है, कोहलर का जो सिद्धांत था वह कहीं ना कहीं गेस्टार्टवाद पर था। और गेस्टार्टवाद मानता है कि जब हम सभी पहले पहले हम समग्रता पर जोर देंगे, मतलब कहीं ना कहीं पूरी समस्या का पहले हम जानकारी लेंगे और उसके बाद निराकरण करेंगे। वही करा है इस विधि में। पहले क्या करता है, प्रॉब्लम को हम पूर्ण रूप से क्या करते हैं, समझते हैं, तत्पश्चात सूझ द्वारा उस समस्या क्या क्या करते हैं, समाधान कर लेते हैं। इस विधि के संबंध में कोहलर का सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया गया था। तो यह भी आप जानते हैं कि जो उनका प्रयोग था वह सुल्तान पर प्रयोग किया गया था। उसमें कितने चिंपैंजी थे, तो 6 चिंपैंजी थे और यह प्रयोग किया था। कहा कि सूझ विधि को अंतर्दृष्टि विधि भी बोली जाती है, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो फिर ज्यादा जानने की कोशिश कोई मतलब नहीं दोस्त, आप चलते रहे, सीखते चले, समझते चले। आगे कह रहा है कि वैज्ञानिक विधि, जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विधि की बात करेंगे। और इस विधि की बात करें तो यह बोला जाता है, यह विधि आधुनिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें बात करें, जिसमें आगमन से क्या निगमन दोनों प्रकार के चिंतन व तर्क का समावेश होता है। कहीं ना कहीं उनमें कहा गया कि पहले हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ और कहीं ना कहीं और चिंतन से तर्क का क्या करते हैं, इस विधि में हम समावेशन करते हैं, इंक्लूजन करते हैं और हम समस्या का समाधान करते हैं। वैज्ञानिक विधि का मुख्य आधार क्या है, वह तर्कपूर्ण चिंतन है। क्योंकि ध्यान देंगे मित्र, अगर आपसे कोई कहे कि कहे अगर व्यक्ति कोई कहे आपसे कि जब हम जो वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक यही करते हैं दोस्त कि हम जो है जब हम तर्क के माध्यम से उसका कोई भी समस्या, अगर मान ली वैज्ञानिक कोई चीज खोज रहा है, अब खोज रहा है तो वह बिना तर्क के कैसे कर सकता है, क्योंकि उसे दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत भी करेंगे जब अपना नियम, तो वह तार्किक रूप से एक तर्क के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करेगा। इसीलिए एक क्या है, एक विधि भी, क्योंकि यह समस्या का एक निराकरण कर रहा हुआ वैज्ञानिक, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर समस्या का समाधान कर रहा है तो वह भी एक हो सकता है कि वह वैज्ञानिक विधि का सहारा ले, तार्किक रूप से उसे चिंतन करे और समस्या का निराकरण करे। तो वही कह रहा है कि वैज्ञानिक विधि का जो मुख्य आधार होता है वह तर्कपूर्ण चिंतन होता है। फिर कह रहा है, कह रहा है कि एम.एल. गिक ने समस्या समाधान प्रक्रिया का एक मॉडल प्रस्तुत किया था जो निम्नवत प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे बात किया जाए, उन्हें जो प्रस्तुत किया, कहा कि समस्या क्या क्या करते हैं, हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, समस्या समाधान करते हैं। फिर कह रहा है, ध्यान देंगे यहां पर बात किया जाए, कहीं ना कहीं ध्यान देंगे, ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं, आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं। और बात किया जाए यह समस्या का समाधान होता है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया था। आगे बात किया जाए तो कहा कि जॉन डीवी, वेरी इंपॉर्टेंट है जॉन डीवी महोदय। जॉन डीवी कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से हम समस्या का समाधान कर लेते हैं। कहा जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक, क्या क्या है, हाउ वी थिंक की बात करें तो कहा में वैज्ञानिक विधि के 5 चरण बताए हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके पेपर में हमेशा से यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जॉन डीवी, अब ध्यान दें, जॉन डीवी की बात किया जाए तो कहाँ के निवासी थे दोस्त, अमेरिका के एक शिक्षाविद के नाम, एक मनोवैज्ञानिक के साथ एक शिक्षाविद भी थी। एक मनोवैज्ञानिक के साथ माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक कम और ज्यादा करके क्या थे, एक शिक्षाविद थे। एक शिक्षा के क्षेत्र में उनका ज्यादा योगदान था, शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा वह चीजों को कहते थे। अब उनका कहने का मतलब था, वह एक किसके जनक बोले जाते हैं, प्रयोजनवाद के जनक, मतलब प्रगतिवाद के जनक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, प्रगतिवाद के जनक बोले जाते हैं। प्रगतिवाद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, उसे जॉन डीवी को जाना जाता है। अब जॉन डीवी की चर्चा और कर लेते हैं। जॉन डीवी कहते हैं भैया हम कैसे सीखना चाहिए, हमें करके सीखना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर सीखना चाहिए। करके सीखने पर वह कौन देते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इस 5 चरण में क्या क्या चीजें होती हैं। 5 चरण की बात किया जाए तो उन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्या होगी, समस्या का हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। अब उनका मानना था कि जैसे 5 चरण है, अब 5 चरण क्रम से कभी कभी लगाने के लिए आपसे पूछता है। उन्होंने कहा कि समस्या का हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम पहचान करते हैं कि हमारे सामने समस्या है क्या, उसकी पहचान करेंगे। फिर हम परिकल्पना निर्माण करेंगे, जैसे कोई उसके थ्रू जो हमें समस्या की पहचान करने के बाद उस समस्या का एक हम प्रारूप तैयार करेंगे कि कैसे इस समस्या का समाधान हो सके। फिर हम क्या करें, तथ्यों का क्या करेंगे,
प्रसंस्करण करेंगे, कहीं ना कहीं संग्रहण करेंगे, उस समस्या से जुड़ा हुआ चीजें व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, संगठन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कहीं ना कहीं ये क्या है, ये तथ्यों का प्रसंस्करण, क्या मतलब ये तीसरा स्टेज है। पहला क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या की पहचान, दूसरा परिकल्पना का निर्माण, और तीसरा तथ्यों का संस्करण कर प्रसंस्करण करते हैं। और उस प्रसंस्करण में की बात करें, संग्रहण भी होता है, कलेक्शन भी होता है, और ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, और एनालिसिस भी होता है। ये तीन प्रक्रिया उसी के अंतर्गत हैं, और इसको हम एक रूप में समझ सकते हैं। चौथी की बात करें, हम क्या करते हैं, फिर जब हम तथ्यों का प्रसंस्करण करते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम निष्कर्ष निर्माण करते हैं। भाई क्या उसका निष्कर्ष निकला, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं। इसी या 5 चरण है, या पांचों चरण आपको दिमाग में होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता रहा हूं, पेपर में आई हुई चीजें हैं। आगे दोस्त बात किया जाए, करे कि वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता आदि जैसे, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता आदि जैसे गुण होने के कारण वर्तमान समय में इस विधि के माध्यम से समस्या समाधान पर अधिक क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। आगे दोस्त बात किया जाए, समस्या समाधान का महत्व अब देख लेते हैं, क्या इसका महत्व है, विधि का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है। समस्या समाधान विधि का शिक्षा में अत्यंत महत्व होता है। समस्या समाधान का क्या होता है, अत्यंत महत्व होता है। करा कि और आप जानते भी हैं, समस्या अब क्या इसके क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा से हमारे दिमाग में जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई समस्या आती रहती है, उसका हम निराकरण करते रहते हैं, समझते रहते हैं। वही करा कि एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वो अपने छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता का क्या करे, विकसित करे। एक करा कि इसमें कहने का मतलब है कि जब जो अच्छा टीचर होगा वह बच्चे के सामने समस्या का समाधान करने के लिए या एक प्रोसेस, जो समस्या समाधान की योग्यता को क्या करे, उसको बच्चे डेवलप करे। कहीं ना कहीं जब बच्चा समस्या में फंसे तो उस समस्या का निराकरण कर ले। इसलिए जो अच्छा शिक्षक होता है, और ऐसा शिक्षक को, हर शिक्षक को करना चाहिए कि अपने बच्चे को सिखाते रहना चाहिए कि भैया अगर इस तरीके से चीजें, जैसे मैं कभी कभी बताता हूं आपको कि क्वेश्चन इस प्रकार से आए हुए हैं, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जब हम ऐसे चीजें कहते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अवेयर कर रहे हैं कि आपको भैया यहाँ से समस्या आपकी उत्पन्न हो सकती है, और समस्या जो उत्पन्न होगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यही मेरा मेथड होता है, यही तरीका होता है, हर टीचर का यही मेथड होता है कि आपको बताते रहते हैं कि भैया यहाँ से समस्या उत्पन्न हो सकती है, और समस्या अगर आएंगी तो हम निराकरण कर लेना, पेपर में सॉल्व कर लेना। शिक्षकों को चाहिए कि वह अपने छात्रों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित दे ताकि वे विभिन्न समस्याओं का समाधान उचित ढंग से कर सकें। समस्या समाधान विधि का उचित प्रयोग उनकी समस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से कर सकता है, जिसमें फलस्वरूप उसमें रुचित भी जागृत होगी तथा साथ ही स्वयं कार्य करने का आत्मविश्वास भी उत्पन्न होगा। तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि अगर समस्या का समाधान बच्चे में करता जाएगा तो बच्चे में इंटरेस्ट पैदा होगा, और इंटरेस्ट पैदा होगा तो कहीं ना कहीं जब रुचित भी जागृत होगी तो कहीं ना कहीं उसका जो आत्मविश्वास है उसका भी बच्चे का बढ़ने वाला है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में अंदर आएंगी। आगे बात किया जाए, करे कि क्रो ने कुछ डिफिनीशन दिया है, ध्यान देते हैं। क्रो क्या कहा है, कहा कि शिक्षकों को समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कहा कि कहीं ना कहीं कहा है शिक्षक को किस विधि में, समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि की बात करें, प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। और आप जानते हैं वैज्ञानिक विधि को आधुनिक विधि के नाम से भी जाना जाता है, और कहा कि इसी रूप में टीचर को प्रशिक्षण देना चाहिए। केवल तभी वे शुद्ध, स्पष्ट और निष्पक्ष चिंतन का विकास करने के लिए छात्रों का क्या कर सकते हैं, पथ प्रदर्शित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कह रहा है कि जब आप तार्किक रूप से टीचर का प्रशिक्षण हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण हुआ रहेगा, तो बच्चे को तार्किकता पर आधारित होकर के समस्या का समाधान करने के लिए वह टीचर हमेशा से बच्चों को सिखाता चलेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं क्रो ने पूरी बातों को कह दिया, और इससे स्पष्ट हो पाया है कि आप क्या कहने का मतलब होगा समस्या समाधान का। आगे दोस्त कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त कर लें। वह बात करें तो यह इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बम्पर ऑफर के साथ आप सभी का RO का बैच चल रहा है। आप सभी कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। 2 नंबर दिए गए, आप सभी संपर्क कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो।
साथ ही साथ बात करेंगे, आगे बात किया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको जो समस्या समाधान चैप्टर था इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया और आप पूरी तरीके से सीख पाए होंगे दोस्त। अब हम कुछ प्रश्नों के तहत आपको कैसे प्रश्न पूछे गए हैं पेडागोजिकल क्वेश्चन और किस प्रकार से आने की संभावनाएं रहेंगी, हर चीजों पर हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें करा कि एक शिक्षक, क्या कह रहा है दोस्त, वह करा कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से क्या करेंगे, सुसाध्य कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बढ़ावा दे सकते हैं। हम शिक्षक के तौर पर अगर हम बच्चे के सामने हैं तो हम कैसे बच्चों को समस्या का समाधान का निराकरण करने के लिए प्रेरित करेंगे। अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके या समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके की इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या निष्क्रिय रटन पद्धति के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। जी आप सभी बताने की कोशिश कीजिए इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान देंगे कारण कि जब हम बच्चे के सामने समस्या समाधान के लिए उसमें बच्चे में पोटेंशियल जनरेट करने की बात कर रहा है, कैसे हम बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन जब आप देखते हैं वह करे अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। भैया हम कहीं ना कहीं बच्चे के भीतर डर की भावना पैदा करेंगे क्या? अगर समस्या आ रही तो हम डर का भावना नहीं पैदा करेंगे। अब डराने के लिए बच्चे के सामने गए हैं, बच्चों को डराने के लिए गए हैं, या फिर बात किया जाए बच्चे का समस्या का निराकरण करने के लिए गए, तो हम डराने के लिए नहीं गए हैं, हम तो बच्चे की समस्या को सॉल्व करने के लिए गए हैं। तो करा अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना, तो इसका मतलब पूरी तरीके से ऑप्शन पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि हम डर की भावना पैदा नहीं करेंगे। और बी में कहा कि समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल का। भैया अगर यहाँ टल होता तो हम कहीं ना कहीं बातों को मान लेते, करा कि कहीं ना कहीं समस्या को हम एक ही रास्ते पर, हर समस्या का जो समाधान एक ही तरीके से करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दें किसी एक समस्या का एक ही तरीके से, अलग अलग समस्याएं हैं और हर समस्याओं का निराकरण या उसका आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही रास्ता नहीं, उसके अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के। तो वही करा हर समस्याओं की बात करें तो सभी समस्याओं को एक अटल तरीका मतलब एक ही मेथड से हम सॉल्व करेंगे, तो ऐसा भी चीजें गलत है। करा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, एकदम बात सही है, सी ऑप्शन राइट होगा। और डी में करा निष्क्रिय रटन पद्धति, तो अपने आप में पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करा, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। करा कि दोस्त इसमें से कौन सी ऐसी समस्या समाधान विधि में कौन सा इसमें से इफेक्टिव नहीं हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या इसमें से राइट होगा। करा कि मुद्दों पर चर्चा करने को सुसाध्य करना, या फिर जब जो मुद्दा है उस पर चर्चा करना, सुसाध्य करना, तो छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हम ऐसा कार्य तो हम करेंगे, लेकिन हमें पूछ रहा कौन सा इफेक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं हमसे निगेटिव पॉइंट पूछने की कोशिश करा। अब जब निगेटिव पॉइंट पूछने की कोशिश करा तो हम कहीं ना कहीं इसमें से जो पॉजिटिव होगा वही हम खोजें, वही निगेटिव वाला खोजना है। इसका मतलब हमारा ए वाला तो सही है या निगेटिव पॉइंट नहीं है। करा समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन या विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, हम ऐसा भी कार्य करेंगे। इसका मतलब यह भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। आगे करा कि समस्या समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं विविध प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग भी करेंगे। इसका मतलब यह भी राइट है। अब डी में कहा कि हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण या दर चरण प्रक्रिया को इस्तेमाल कर पर बल देंगे। भैया कह रहा है कि समस्या आपके सामने कोई है, अब कोई आपके सामने समस्या है तो हर समस्या का समाधान एक ही नहीं हो सकता, हर समस्या का समाधान एक नहीं हो सकता है। हर समस्या जो है, हर समस्या का समाधान कई कई तरीकों से हम करेंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका इसमें से राइट ऑप्शन है, आपका डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि कहीं ना कहीं डी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से गलत है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा। थर्ड की बात करा छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है। करा कि ऐसी परिस्थितियां बनाए जिनमें छात्र के अनुप्रयोग की मांग हो, या रटने याद करने के लिए तथ्यों की एक सूची दे, या छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी
को नकल करने का निर्देश दें या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ें। जी आपसे पूछ रहा है इसमें से क्या राइट होगा। अब हम दोस्त इसमें से क्या अच्छी रणनीति हो सकती है ऐसी बात कर रहा है। करे ऐसी परिस्थितियां बनाए जिसमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो या फिर रटने रटाने की योग्य सूची हो। तो कहीं ना कहीं आपका ये ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है, क्योंकि एक अच्छी रणनीति यही है। रटने रटाने याद करने के लिए तथ्यों की एक सूची है, इसका मतलब पूरी तरीके से यह रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि याद करने अपने आप में एक निगेटिव, क्योंकि एनसीएफ आपका इसका विरोध करता है। छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी को नकल करने का निर्देश देंगे। भैया नकल करने के लिए कहेंगे भैया एक काम करो, जो मैं बोर्ड पर लिखा हूं उस बोर्ड पर से सारी चीजें जो है उसको उतार लोगे तो समस्या का समाधान हो पाएगा क्या? नहीं, ऐसे उतारता रहेगा कभी ना कभी वह बच्चा एकदम तरीके से बेकार हो जाएगा, किसी लायक नहीं बचेगा। क्योंकि बच्चा जब स्वयं से करेगा, सीखेगा, अपने तरीके का इस्तेमाल करेगा तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। जिसका मतलब है आपका डी भी क्या है अपने आप में गलत है। डी में कह रहा है कि एक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं, अपने आप में यह भी गलत है, क्योंकि अंक की परीक्षा के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर नहीं करेंगे, बच्चों को हम सिखाएंगे, उस खुद ना खुद एक दिन बच्चा अपने क्लास में अपने परीक्षा में परफॉर्मेंस करेगा ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा कि अभिकथन ए, करा कि कथन की बात करें, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति का विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। करा कि कारण की बात करा दोस्त, कारण में करा कि समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन में करा ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही। करा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, या फिर करा ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर करा ए और आर दोनों गलत हैं। जी क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे और बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। अच्छा प्रश्न है जी, बताएं, कोशिश करें आप लोग क्या इसमें से करेक्ट होगा। ध्यान देंगे करा कि एक शिक्षक को क्वेश्चन पढ़ने पर ही लग रहा होगा कहीं ना कहीं दोनों पॉइंट अपने आप में राइट है, और जो कारण है वह तर्क को पूरी तरीके से क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। करे कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान की रणनीतियों की विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, और आप जानते हैं ऐसी सुविधा अच्छे शिक्षक को करना ही करना चाहिए। इसका मतलब है अपने आप में यह पॉइंट अपने आप में राइट है। कारण की बात करें समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग की पावर बढ़ाती हैं। तो इसका मतलब है कि इसलिए करना चाहिए, शिक्षक को सुविधा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन की बढ़ावा होती है। बच्चा समालोचनात्मक चिंतन कहीं ना बच्चे में सृजनात्मक चिंतन, कहीं ना कहीं बच्चे में रचनात्मक चिंतन वह बढ़ती हैं और बच्चा कुछ नया करने के लिए उत्सुकता होती है। इसका मतलब है अपने आप में पूरी तरीके से ए ऑप्शन राइट है। आप सीखते चलें, समझते चलें, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ तहत आपको चीजें सिखाई जा रही हैं, तो आपको सीखना बस है और समझते हुए आगे चलना है। ये बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालेगा। कहीं ना कहीं आपसे इसमें से कहा कि जब आप समस्या समाधान में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बाधा डाल सकता है। करा कि दोस्त, करा कि समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व का कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान देना, करा उपमाओं का प्रयोग करना, या फिर करा समस्या को भागों में तोड़ना। जी बताएंगे इसमें से क्या क्वेश्चन हो सकता है राइट। अच्छा प्रश्न है और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। समस्या का दृश्य प्रतिनिधित्व, तो आप जानते हैं जो समस्या है उसका दृश्य प्रतिनिधित्व तो करना चाहिए, और हमसे बाधा करा इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे निगेटिव पूछ रहा है। अब निगेटिव की बात करें तो कार्यात्मक स्थिरता पर बल देना, करा कि कहीं ना कहीं जो कार्य करे उसी पर स्थिर हो जाओ, तो इसका मतलब अपने आप में यही क्या करेगा, बाधा डालेगा, और बी ऑप्शन आपका राइट होगा। उपमाओं का प्रयोग करना, क्योंकि उससे जुड़े हुए जब उपमा आप उसके जुड़े जो समस्या बच्चे के सामने आ रही हैं उससे जुड़े हुए अगर आप समरूपों का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे में समस्या अच्छी तरीके से बच्चा सॉल्व कर पाएगा। इसका मतलब यह तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा था, तो गलत होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालेगा। कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा बाधा की उत्पन्न की बात कर रहा है, चयनित समाधान के परिणामों की आशंका
या फिर कह रहा है लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण, या कह रहा कई संभावित समस्याओं की खोज, या सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। जी आप बताएंगे फिफ्थ नंबर के लिए क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है जी, बताने की कोशिश कीजिए क्या इसमें से राइट होगा। तो कह रहे भाई ये समस्या समाधान की प्रतिक्रिया में बाधा कौन सा डालेगा। कहीं ना कहीं आपसे निगेटिव पूछ रहा है, तो एक कह रहा चयनित समाधान के परिणामों की आशंका, जो आपने चयनित समाधान खोजा है उसके परिणाम की आशंका आपके पास होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मूल्यांकन करने की कोशिश होगा, तो इसका मतलब यह बाधा तो उत्पन्न नहीं कर सकता है। बी में कह रहा है लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। कहीं ना कहीं जो आपके ने समस्या आपके सामने आई, तो कहीं ना कहीं पहले आप क्या करेंगे, समस्या का पहचान करेंगे। तो कहीं ना कहीं लक्ष्यों की परिभाषित का मतलब है कि हम समस्या की पहचान करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया ही था कि जब आपके सामने समस्या आए तो सबसे पहले हम पहचान करते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह भी पॉइंट राइट है। अब सी में करा संभावित समाधानों की खोज करना। अब हम समस्या की पहचान कर लिए, फिर हम क्या प्रस्तुतिकरण कर लिए। अब कहीं ना कहीं उस समस्या से जुड़े हुआ जो संकलन करेंगे, क्या समस्या समाधान करने की विधियां हो सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह भी अपने आप में राइट है, सी ऑप्शन। लेकिन करा सामग्री के पारंपरिक उपयोग, करा जो समस्याएं हैं, जो सामग्री है उसका एक ही तरीके से हम क्या करेंगे, जो समस्या है जो सामग्री है उसका एक ही तरीके से प्रयोग करेंगे। भाई अब समस्या आपके सामने है, तो मान लीजिए जो सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हमेशा एक ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा और यही चीज बाधा उत्पन्न करेगा। आपका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। कारण नए स्पष्टीकरण तैयार करना, नए स्पष्टीकरण तैयार करना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी सीखी गई नियमों के सरल अनुप्रयोग में परे, कर की मतलब प्रयोग से परे मतलब कहीं ना कहीं दूर जो पूरी नियमों है करा की, और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं। करा की समावेशन के, या भ्रांति के, या समस्या समाधान की, या रट कर याद करने की। तो जो ये तैयार करना या फिर लक्ष्य के लिए पहले गई सीखी गई नियमों का पहचान वहचान करना, ये सभी पूरी तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का भाग है, और इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा दोस्त आपका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। करें कि किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। करा असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को प्रभावित ना करे, या विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इस नकल करने के लिए कहें। करा ऐसे संकेत दे कि प्रासंगिक स्कीमा संरचनाओं को सक्रिय करे, या फिर करा जानकारी को विनियोजित खंडों में क्या कर दें, विभाजित कर दें। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है। अच्छा प्रश्न है, 7 नंबर के लिए जो बताएंगे क्या इसमें से करेक्ट होगा। अच्छा प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे। जी अच्छा प्रश्न है जी। अब बात किया जाए करा कि क्या निम्न में से शिक्षक को क्या करना चाहिए। असंगत जानकारी को चिन्हांकित करने के लिए विद्यार्थी को भ्रमित करें। भैया आप बच्चों का हेल्प करने के लिए हैं, कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए तो गए नहीं हैं। इसका मतलब है अपने आप में भ्रमित से क्या हो गया, गलत, और यह ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं, भाई समस्या विद्यार्थियों को हम सीधे उत्तर बताएंगे तो बच्चे समस्या समाधान को कैसे कर पाएगा, नहीं कर सकता। बच्चा उसमें जागृत हुई नहीं होगी, और इसका मतलब है कहीं ना कहीं उत्तर हमें बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, हमको समझाने की जरूरत है। अपने आप में गलत है। करा कि सी में करा ऐसे संकेत दे कि प्रासंगिक स्कीमा, जो बच्चे की स्कीमा हुआ सक्रिय कर पाए, जो बच्चे का मानसिक प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं जो स्कीमा में संरचित जानकारी है वह एक्टिव करने की कोशिश रहेगी, और इसीलिए बच्चा मदद करेंगे आप शिक्षक के तौर पर। जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें, ऐसी भी नहीं बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। करा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, करा कि कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, या संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तद अनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। कर आरोपण का, नकल का, समस्या समाधान का, या निष्क्रिय ध्यान का।
दोस्त इसमें से क्या राइट होगा? अच्छा प्रश्न है जी, बताने की कोशिश कीजिए। तो आप जानते हैं, आप सारी की सारी प्रक्रिया जो हैं या जो प्रमुख चरण हैं, सारे के सारे जो प्रमुख चरण हैं दोस्त समस्या समाधान के हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान देते हुए चले, क्वेश्चन को समझते हुए चले। कर कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ावा दे जाया जा सकता है? बढ़ावा दिया जा सकता है कर उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, या समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, या समाधानों के वैकल्पिक तरीकों का मान करके, या यंत्रवत याद करके। जी बताएंगे समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। अच्छा प्रश्न है जी, बताने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्या इसमें से राइट होगा? ध्यान देंगे करा कि उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत करा कि एक जो रूढ़िवादी प्रक्रिया है इस्तेमाल करने पर, सिर्फ एक परंपरा पर, तो अपने आप में परंपरा चीजें एक ही पैटर्न एक ही तरीका अपने आप में या पूरी तरीके से गलत है। करा समस्या को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, तो आप जानते हैं लचीले प्रारूपों में होता तो हम बात बन जाती, या लचीला प्रारूप होता तो हो सकता था राइट, लेकिन लिखा है मानक लचीला प्रारूप होता तो बात हो सकती थी राइट, लेकिन यह अपने आप में यह सेंटेंस गलत है। करा कि समाधानों को वैकल्पिक तरीकों को मान करके एकदम सही है। आप समस्या को वैकल्पिक तरीके मानेंगे तो आप चीजों को सही कर पाएंगे, यंत्रवत याद करना अपने आप में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। करा कि बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधान करता बनाने के लिए, करा कि बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं। जी बताएंगे। करा कि केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को कहकर, या स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्य की खोज करके, या वह जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन ले, या केवल दृश्य शब्द सामग्री या बात करें स्मार्ट बोर्ड को सिखाना। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा? जी बताने का प्रयास करेंगे दोस्त, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए क्या इसमें से राइट होगा। तो आप जानते हैं बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधान बनाने के लिए जरूरी है किस प्रकार के मौके मुहैया कराए जाएं। तो इसमें से दोस्त बात करें तो कहा केवल पाठ पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को लेकर के, करे भैया जो पाठ पुस्तक में दिए गए हैं प्रारूप उसी को हम मानेंगे क्या? आप अपने तरीके से नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ पाठ पुस्तक पर डिपेंड है, नहीं, बात गलत होगी। कहीं ना कहीं पाठ पुस्तक से दूर हट करके बच्चे के दैनिक जीवन, बच्चे के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं पाठ पुस्तक पर आधारित चीजें बात नहीं करेंगे। दोस्त अपने आप में ऑप्शन गलत है। करा स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की क्या करना, खोज करना, और आप जानते हैं पूरी तरीके से राइट ऑप्शन है कि हम स्वतंत्र सोच द्वारा जो संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, उसकी हम क्या करेंगे, खोज करके चीजों का समाधान करेंगे। करा जब आवश्यक हो तो ट्यूशन, अतिरिक्त ट्यूशन लेकर के, भाई ट्यूशन उसन नहीं लेंगे, गलत है। करा केवल दृश्य शब्द सामग्री का इस्तेमाल करके और स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करके, तो अपने आप में यह चीजें गलत होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो इसका 10 का जो राइट ऑप्शन होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। ये इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है अपनी हिंदी आरओ की पुस्तक है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी परचेज कर सकते हैं, चीजें ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप सभी समस्या जो आरओ की समान अध्ययन की पुस्तक है वह प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के लिए, यह भी आप परचेज कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इससे आप अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्त। बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रीना क्लास में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, या निम्न में से किसका प्रतीक है? कर मानसिक क्षति का, या कम परिज्ञानता और बोधगम्यता का, या अपसारी सोच का, या अपसारी सोच का। जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th नंबर के लिए दोस्त, बताएं इसमें से क्या राइट होगा। जी प्रश्न संख्या 11 नंबर का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और आप सभी बता सकते हैं इसमें से क्या राइट हो सकता है। जी मित्र बताएं इसमें से क्या राइट होगा। करा कि मानसिक क्षति, अब भाई करा कि ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं समस्या समाधान के लिए दोस्त बात करें, जो हमारा प्रतीक होना चाहिए वह कहीं ना कहीं सृजनात्मक चिंतन, कहीं ना कहीं वह बात किया जाए अब सारी सोच पर आधारित होनी चाहिए। मानसिक सोच
जो क्षति होगा नहीं, गलत है। जो बोधगम्यता भी नहीं होगा। अब सारी सोच कहता है कि वो क्लोज माइंड, एक 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 पैटर्न, जो मतलब एक तरीके एक पुरानी ढर्रे पर बात करता है। अब सारी सोच कहता है ओपन माइंडेड, कहीं ना कहीं आप कई तरीके से सोचो। तो वही करा कि क्लास में, रीना क्लास में दी गई किसी समस्या को सुलझाने के लिए क्या करिए, अलग अलग क्या करें, तरकीबों के बारे में सोचती है। जब आप बच्चा अलग अलग तरकीबों के माध्यम से सोचने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बच्चा अपसारी सोच, कहीं ना कहीं बच्चा अपसारी सोच, कहीं ना कहीं बच्चे में सृजनात्मक सोच, कहीं ना कहीं बच्चा रचनात्मक सोच को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके से वह इस्तेमाल कर रहा है विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, तरह की निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? कलन विधि, अन्वेषण विधि, बिना बोध के त्रुटि दोहराव, या बिना बोध के प्रश्न त्रुटि दोहराव। ये कौन सा राइट होगा? फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, या सेकंड या थर्ड, या थर्ड या फोर्थ? जी अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए क्या इसमें से राइट होगा। तो कह रहा है कि दोस्त इसमें से जो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि इसमें से हम किस विधि का, देखिए कौन सी विधि, कौन सी योजना समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली होगी? वह कलन विधि होगी, वह अन्वेषण विधि होगी। लेकिन आपका बिना बोध के, बिना समझ के हम क्या करेंगे, प्रयत्न प्रयत्न और त्रुटि का क्या दोहराव करेंगे, गलत है अपने आप में। वही चीजें डी में भी लिखी गई, तो आपका ना थर्ड होगा ना फोर्थ होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो राइट ऑप्शन होने वाला है मित्र, वह कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड होगा। बी इज द राइट ऑप्शन। 13 नंबर की बात करें, कह रहा है किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धित करना क्या कहलाता है? कह रहा अनुरूपता कहलाता है, या निगमन परीक्षण कहलाता है, या स्मृति सहायक विधियां कहलाती हैं, या साधन लक्ष्य विश्लेषण कहलाता है? अच्छा प्रश्न है जी, बताएं इसमें से क्या राइट होगा। तो आप कह रहे कि जब मिलती जुलती, कह रहे कि समस्या से तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं का क्या करते हैं, उद्धित करना क्या कहलाता है? वह अनुरूपता कहलाता है। और राइट ऑप्शन आपका होगा इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? एनोलॉगी। क्या कहलाता है इसे बोल सकते हैं? एनोलॉगी कह सकते हैं, एनोलॉगी कहलाता है, लिख देते हैं एनोलॉगी, एनोलॉगी कहलाता है। यह महत्वपूर्ण है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, करें कि 14 नंबर के लिए कथन है, कथन दिया है, कारण आपको बताना है कि क्या इसमें से राइट होगा। अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। कारण की बात करें, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौके देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाए। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं, और आर व्याख्या करता है एक ही। फिर कह रहा कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता, एक ही। फिर कह रहा ए सही है लेकिन आर गलत है, फिर ए और आर दोनों गलत हैं। जी क्वेश्चन बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। प्रश्न संख्या आप सभी से सामने 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, और बताने की कोशिश कीजिए इसमें से क्या राइट हो सकता है। अच्छा प्रश्न है, कह रहा कि दोस्त इसमें से जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न को पढ़ लें और फिर बताएं इसमें से क्या राइट हो सकता है। कह रहा कि आपसे अहमद जो है प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी क्लास के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहते हैं। भैया कहते हैं कि जो समस्या समाधान आपके पास आई है, सभी बच्चों सोचो, अच्छे से प्रयत्न करो कि सोचो इसके बारे में क्या समस्या का समाधान हो सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन अपने आप में राइट है। कारण में कह रहा है कि बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं, और आप जानते हैं बच्चे सच में भी, आप सभी जानते हैं कि बच्चे सार्थक रूप से ही सीखते हैं। और कह रहा है कि जब अध्यापक उन्हें मौके देते हैं तो वे क्या करते हैं, पहले से जो जानते हैं उन्हें संबंध बनाए। मतलब कहीं ना कहीं जो आप पहले से जानते हैं उसको कहीं ना कहीं रिलेट करें, उससे जोड़ें तो अच्छा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब है पूरी तरीके से हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान, ये कह रहा है एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है। कर पूछताछ को हतोत्साहित करके, या फिर करा अनुरूपों के इस्तेमाल को निर्देशित करके, या फिर करा चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवा करके, या विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीके के सुस्पष्टीकरण को प्रस्तुत करके। ये दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। आपसे जो प्रश्न संख्या 15 नंबर पे हैं, और करे पूछताछ को हतोत्साहित, कहीं ना कहीं पूछताछ को हम प्रोत्साहित करते तो हमारी बात बन जाती।
इसका मतलब कहीं ना कहीं हतोत्साहित अपने आप में गलत है, और यहां पर होता प्रोत्साहित तो राइट होता। का अनुरूपों के इस्तेमाल को निषेधित करके, तो अब मैंने आपको बताया कि जो अनुरूप हैं, एनोलॉगी को हम कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। समस्या समाधान अगर करवाना है बच्चे का, समस्या बच्चे के सामने आ रही, उसका समाधान बच्चा अच्छे तरीके से कर पाए, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए जो हो सकते हैं मेथड, तरीके हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे के सामने लाने चाहिए। इसका मतलब का निषेधित है अपने आप में गलत बता रहा है, यह भी सेंटेंस गलत होगा। कर चुनौतियों से बचने के लिए सारे प्रश्न उपलब्ध, सारे हल करवा करके, तो चुनौतियों से जब आप चुनौतियां आपके सामने आएंगी तो आप अच्छे समस्या समाधानकर्ता बन पाएंगे। तो करा कि उसे उत्तर बता दें, गलत अपने आप में। ठीक ऑप्शन अपने आप में राइट है। क्यों? कल विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीके की स्पष्टीकरण को क्या करेंगे? प्रोत्साहित करके, और पूरी तरीके से आपका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्त, आप सभी के सामने बात किया जाए, यह 15 क्वेश्चन थे, और आप सभी ने समस्या समाधान की बात करें तो बेहतरीन तरीके से सीखा, और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। दोस्त, आप सभी सेशन को शुरुआत में शेयर कर दिया करें, अच्छे से स्पष्ट तरीके से पढ़ते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। अगली क्लास में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप सभी एक बार जब क्लास एंड हो तो पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, किस प्रकार आपको क्या लगा, कैसा लगा सेशन, जरूर आप लोग बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।